हेलो दोस्तों, तो स्ट्रेट लाइन्स का लेक्चर नंबर 14 है। चलिए देखते हैं क्या लिखाया गया है नोट में। सबसे पहला एक में लिखाया गया है, देखिए ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई एक रेखा है, देखिएगा, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन की इक्वेशन, एक्स एक्सिस ये वाला है ना, इसके समांतर ये एक रेखा है ना, एक्स एक्सिस ये वाला लाइन है ना, इसके पैरेलल इसके समांतर ये एक रेखा है, तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पर लिखा गया है y इज इक्वल टू के। यहाँ पर समझते हैं इसको। पहली बात कि y इज इक्वल टू के का मतलब क्या है, कांस्टेंट। के का मतलब है कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं। कांस्टेंट क्या होता है, जो बदलता नहीं है। y बदलेगा नहीं। आइए यहाँ पर समझते हैं। पहली बात, अब ये बताइए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पर एक लाइन ये वाला है ना, ये वाला लाइन। तो इस एक्स एक्सिस से इस लाइन का जो भी डिस्टेंस होगा वो फिक्स होगा। पहले आप ये बात क्लियर करिए, क्या ये फिक्स होगा। अरे इसी लाइन के तो ये पैरेलल है, समांतर है, तो अलग अलग कैसे हो सकता है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का अगर डिस्टेंस 3 है तो यहाँ पर भी तो उसी टाइप से होगा, यहाँ पर भी 3 ही डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी तो 3 ही डिस्टेंस होगा। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस जो होगा ना, जितना डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है वही डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी होगा, है कि नहीं। इसीलिए तो कह रहे हैं कि पैरेलल है, यहाँ पर लिखा ही गया है कि पैरेलल है। अगर वो समांतर है तो बीच में कैसे, मतलब जितना दूरी का डिस्टेंस है दोनों में, इस लाइन में और इस लाइन में, ये तो हमेशा ऐसे चलते रहेगा। ये पैरेलल है, इस लाइन और इस लाइन के बीच में जितना का डिस्टेंस है, ये हमेशा ऐसे चलेगा। तो मतलब एक फिक्स एक डिस्टेंस है इस लाइन और इस लाइन के बीच में। तो अगर हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा। सुनिए, x इज इक्वल टू अगर 1 लिए, अगर हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 लिए तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 1,3। x वाला 1 होगा कि नहीं, होगा ना। और जैसा कि आपको बताए हैं कि इसका जो डिस्टेंस है ना वो सेम रहेगा, तो यहाँ पर 3 होगा ना। मतलब हम 3 अगर कह रहे हैं कि यहाँ के से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है, तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि 3 है, तो यहाँ पर 3 होगा ना। ठीक इसी टाइप से अगर यहाँ पर x इक्वल टू 2 लेते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2,3 होगा। इसी टाइप से अगर यहाँ पर 3 लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला देखिएगा कितना दिख रहा है, 3,3 होगा। अरे हम बस इतना कह रहे हैं कि y फिक्स है, यहाँ पर y हमेशा 3 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हम बोल रहे हैं कि 3 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अगर 3 है तो 3 तो हमेशा ना चलते रहेगा। यहाँ पर अगर 1 लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा। x डिस्टेंस 1 और y डिस्टेंस 3, हम बोल रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 3 है। फिर वही बात करें कि यहाँ पर 1,3 लिखा गया, इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू 1 और y कितना चले 3। फिर यहाँ पर क्या 2,3 है, मतलब x जो है ना 2 चले और y कितना 3। तो कह रहे हैं कि 3, ये 3 क्या है, y है, तो y यहाँ पर फिक्स है। तो जो फिक्स होता है वही तो कांस्टेंट होता है ना। ये 3 कभी नहीं बदलेगा, आप आगे कितना भी चले जाएं कभी नहीं बदल सकता है। केवल यहाँ पर x बदलेगा, y फिक्स रहेगा, ठीक है। और जो फिक्स होता है वही तो कांस्टेंट होता है ना, इसीलिए तो y इज इक्वल टू के लिखे हैं। आप यहाँ पर देखिए ना, अब y एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू के का मतलब कांस्टेंट। और इसका मतलब अभी यहाँ पर समझा दिए कि कांस्टेंट जो बदलेगा ही नहीं। ये जो डिस्टेंस 3 है ना, ये हमेशा 3 रहेगा। x केवल आपको बदलना पड़ेगा। यहाँ पर कभी x 1 लीजिए, 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, इस टाइप से जितना आगे जाएंगे, पर ये वाला तो 3 ही रहेगा। y जो है ना वो 3 ही रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ पर स्लोप लिखा गया है, स्लोप इसका कितना होगा देखकर बताइए। तो स्लोप कितना होगा, ये तो पहले से आप जान रहे हैं। इसका स्लोप यहाँ पर दिख रहा है, ये क्या है, पैरेलल है। एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला लाइन, तो यहाँ पर एंगल शुरू ही नहीं हुआ है ना, ये तो 0 हो गया ना, एंगल शुरू नहीं ना हुआ।
कितना एंगल बताएंगे? 0। तो वही तो यहाँ पर हो गया, स्लोप इसका जो होगा ना वो 0 होगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसमें भी नहीं होना चाहिए। क्या है इसमें? इसमें क्या है? इसमें जो है ना, सॉरी, y इज इक्वल टू 3 जो है ना वो फिक्स है, और जब फिक्स है इसका मतलब है y इज इक्वल टू के के रूप में इसका कॉन्स्टेंट, के का मतलब कॉन्स्टेंट बोल रहे हैं ना, 3 क्या है? कॉन्स्टेंट नहीं है, जो कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, मतलब अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है। y इज इक्वल टू के हम क्यों लिखे हैं? क्योंकि y इज इक्वल टू जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर हमेशा 3 आ रहा है, 3 3 3, केवल 3 आएगा, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस अब बदल नहीं सकता है। पैरेलल लाइन है, बोल रहे हैं कि पैरेलल है, समांतर है, तो इसका डिस्टेंस एक सेम ही ना होगा, सॉरी जितना होगा वो तो हमेशा रहेगा। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या बदल जाएगा? क्या यहाँ पर बदल जाएगा? वही तो बोल रहे हैं कि x के प्लेस पर 1 लेंगे तो 1,3 हो जाएगा, x के प्लेस पर अगर 2 लेंगे तो ये 2,3 हो जाएगा, x के प्लेस पर अगर 3 लेंगे ये 3,3 हो जाएगा। y यहाँ पर क्या है? नहीं बदल रहा है और बदलेगा भी नहीं, y यहाँ पर फिक्स है। तो फिक्स है यानी कि यही तो लिखे हैं, y यहाँ पर फिक्स है, यानी कि इसका जो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा। k का मतलब यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, स्लोप भी क्लियर होना चाहिए। इसके आगे वाला आप देख लेते हैं। नेक्स्ट जो बोला है सेकंड में, इसमें क्या है? एक्स एक्सिस ये वाला है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के पैरेलल एक यहाँ पर लाइन है, वाई एक्सिस के पैरेलल देख लीजिए लिखा गया है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन, वो तो ठीक है इक्वेशन, पर वाई एक्सिस ये वाला है, इसके पैरेलल लाइन ये वाला है ना, पैरेलल है ना। अरे ये वाला लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा ना, ये एक्स एक्सिस है, और इस लाइन को आप सोच रहे हैं कि ये तो परपेंडिकुलर दिख रहा है, पर हम यहाँ पर क्या बोले हैं कि वाई एक्सिस को देखकर बताना है, वाई एक्सिस के पैरेलल ये लाइन है। अरे वाई एक्सिस अगर इधर से आप देखेंगे इधर से, तो ये क्या दिखेगा? ये क्या दिख रहा है? ये क्या दिख रहा है? ये वाला वाई एक्सिस है, ये क्या दिख रहा है? पैरेलल नहीं दिख रहा है। तो वाई एक्सिस के लिए ये पैरेलल लाइन है और एक्स एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर है। हमें यहाँ पर एक्स एक्सिस हम आपसे पूछे भी नहीं है, सीधी बात यहाँ पर ये है कि वाई एक्सिस की पैरेलल लाइन है, तो इसका इक्वेशन कितना होगा? तो यहाँ पर लिखा गया एक्स इक्वल टू सी, इस लाइन का इक्वेशन जो है ना वो एक्स इक्वल टू सी होगा। एक्स इक्वल टू सी का मतलब क्या है? यहाँ पर भी सी का मतलब कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर एक्स फिक्स है, यहाँ पर क्या था? वाई फिक्स था। यहाँ पर क्या फिक्स था? वाई फिक्स था, वो भी बताए थे कैसे। अब यहाँ पर क्या है? एक्स फिक्स है, एक्स इज इक्वल टू कभी अब बदलेगा नहीं, जो भी यहाँ पर डिस्टेंस होगा ना, समझिए जो भी ये डिस्टेंस होगा वो कभी बदलेगा नहीं, एक्स का डिस्टेंस नहीं बदलेगा, आपको वाई को बदलना पड़ेगा। आइए यहाँ पर समझते हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई है, इस पर एक लाइन है। अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ, सुनिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है। ठीक है, तो y अगर आप 0 लेंगे, अगर आप यहाँ पर 0 तो वैसे रहेगा, यहाँ पर 1 अगर ले लेंगे, पहले 0 ले लेते हैं, 0 क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5,0 होगा, 1 कितना हो जाएगा? ये देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, यहाँ पर रखते हैं, 1 कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर 5,1 हो जाएगा। x फिक्स है, सुनिएगा x फिक्स है, वो भी बता रहे हैं, रुकिए 1, यहाँ पर अगर 2 ले रहे हैं, सॉरी 2 ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 5,2 हो जाएगा। आपसे हम एक बात पूछ रहे हैं, हम करें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 है। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस जो है ना वो 5 है। ठीक, तो यहाँ पर इस टाइप से आया है ना, ऐसे आया ना, ऐसे, तो ये वाला जो लाइन होता है ये सब एक्स एक्सिस होता है, सॉरी मतलब इस टाइप से क्या होता है, ये एक्स एक्सिस को बोला जाता है, इस लाइन को वाई बोला जाता है, हाँ है ना। इस टाइप से अगर है तो ये एक्स एक्सिस है ना, इस टाइप से है वो वाई एक्सिस है। तो वही बात तो यहाँ पर है कि वाई एक्सिस के ये पैरेलल है, तो डिस्टेंस कैसे होगा? इस टाइप से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब इस टाइप से आया ना, बताइए ना, इस टाइप से आया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो उसी टाइप से हम बोल रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 5 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 5 है।
पर इस चीज़ को अगर आप इसमें देखेंगे ना तो इसमें जो पैरेलल है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था, ये जो लाइन था ना वो एक्स एक्सिस के पैरेलल था। तो इसमें अगर डिस्टेंस हम आपको दिखाए थे तो इस टाइप से था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है ना 3 डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 3 डिस्टेंस है, सब मतलब 3 है, बस ऐसे बता रहे हैं। ये वाला बता रहे हैं कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाई दिख रहा है, इस टाइप से लाइन है, इस टाइप से वाई, इसमें जो डिस्टेंस दिख रहा है वाई है ना, तो इसलिए इसमें वाई को फिक्स किए कि जो डिस्टेंस दिख रहा है ना वाई को इसमें फिक्स किए। पर इसमें अगर आप देखेंगे ना तो इसमें देखिए, इसमें इस टाइप से है, वाई के पैरेलल, ये जो लाइन है ना वाई के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो ठीक है, अगर वैसे नहीं समझ रहा है तो छोड़िए। ऐसे देखिए ना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, ये तो फिक्स होगा ना, एक डिस्टेंस होगा जो कि ये फिक्स होगा, तो फिक्स तो है, पर एक्स फिक्स होगा या वाई फिक्स होगा ये कैसे जानेंगे? यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आप इतना तो मान रहे हैं ना कि हाँ ये फिक्स होगा, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम कैसे जानेंगे कि एक्स फिक्स होगा या वाई फिक्स होगा? तो इस लाइन को देखिए, इस टाइप से है, वाई एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या दिख रहा है, इस टाइप से एक्स होता है ना, ऐसा अगर इस टाइप से रहता है, इस टाइप से देख पा रहे हैं ना, इस टाइप से, यहाँ पर अभी तो बताए हैं, अगर इस टाइप से आता है ना डिस्टेंस, अगर इस टाइप से आता है, जैसे आप देखेंगे ना तो इसमें ऐसे आया है, तो इसमें वाई को फिक्स कर दिए हैं, देखिए ना, वाई को इस टाइप से डिस्टेंस आगे जाएंगे। अभी जो 3 का डिस्टेंस इसमें बोले थे ना, तो 3 का डिस्टेंस ऊपर में आ जाएंगे ना। अगर ये 1,3 लिखा हुआ है तो 1 क्या है, एक्स से चले हैं, और 3 क्या है, ऊपर गए। फिर यहाँ पर 2,3 लिखा हुआ है तो एक्स से 2 चले और ऊपर कितना गए, 3। तो वही बात है कि इसमें इस टाइप से जो है ना, इस टाइप से ये वाई को बता रहा है, इसलिए वाई को यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। ये जो लाइन है ना, इस लाइन पर आप ध्यान दीजिए, लाइन बता क्या रहा है, ये लाइन वाई का ना है, एक्स का लाइन तो इस टाइप से होगा, एक्स का लाइन जो है ना इस टाइप से ना होगा, ये जो लाइन है ना ये वाई को बता रहा है। और ऐसे भी बता दिए कि 1,3 लिखा हुआ है, मतलब 1 क्या है, एक्स डिस्टेंस, और 3 क्या है, वाई डिस्टेंस, तो इसमें इस टाइप से आया है, तो इसमें इसलिए वाई को फिक्स किए हैं, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये हमेशा ये डिस्टेंस ना बराबर होगा, इक्वल हमेशा ना यही ना होगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, कहीं पर भी ये 3 होगा। तो इस लाइन को देखें तो ये तो वाई का है, मतलब वाई को फिक्स कर दिए। इसमें देख रहे हैं तो इस टाइप से लाइन है, इसके ऊपर वाले में क्या था, यहाँ पर लाइन था, जो रेखा था ना, ये रेखा जो है ना, ये रेखा किधर है, ये रेखा ये वाला है, पर इसमें अगर आप देखेंगे ना तो वो रेखा इस टाइप से है, ये जो लाइन है ना वो इस टाइप से है। तो इसमें जब देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस 5, तो इसमें कौन फिक्स होगा, एक्स फिक्स होगा, वाई फिक्स होगा? तो इसमें दिख क्या रहा है, ये लाइन क्या दिख रहा है, ये तो एक्स एक्सिस वाला लाइन है ना, इस टाइप से लाइन है, हाँ इस टाइप से है ना, इस टाइप से, ये तो एक्स का है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर एक्स फिक्स हो जाएगा। और अगर नहीं समझ में आया तो आप यहाँ पर सीधी बात ये बोल रहे हैं कि ये किसके पैरेलल है, ये जो लाइन है ना ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पर 1 लीजिए, जिसके पैरेलल है पहले यहाँ पर 1 लीजिए। अगर आप यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो ये 1 क्या है, वाई है ना, ये वाई एक्सिस पर ना आप 1 लिए हैं, तो इसका मतलब है एक्स एक्सिस कितना होगा, तो एक्स एक्सिस 5 ही ना होगा, क्योंकि इसका जो ये डिस्टेंस है यही तो एक्स एक्सिस है ना, वाई 1 एक्स 5, इनका डिस्टेंस कितना दिख रहा है, 5, यहाँ पर वाई 2 एक्स 5, 5 फिक्स है, 5 क्या है, पहले वाला कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स हो गया है ना, तो यानी कि एक्स यहाँ पर फिक्स है, 5 5 5 एक्स फिक्स है, तो क्या बोल देंगे यहाँ पर, एक्स इक्वल टू 5 फिक्स है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू में क्या लिख दें, सी, सी का मतलब ही कांस्टेंट ही है, ठीक है, फिक्स है, बदलेगा नहीं, सीधी मतलब है कि क्या बदलेगा, क्या आप बदलते दिख रहे हैं, सॉरी क्या आपको बदलते दिख रहा है, 5 क्या बदल रहा है, जो डिस्टेंस है वो वैसा ही रहेगा। अगर कुछ भी नहीं यहाँ पर पूछा है ना तो बस इतना आप देख लीजिए, यहाँ पर 5,0 5,1 5,2 इस टाइप से आप ऊपर जाते रहेंगे, 5,3 5,4, तो 5 जो है ना ये फिक्स रहेगा। और 5 क्या है, 5 फिक्स है ना, तो 5 क्या है, पहले वाला कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये एक्स है, वाई ना बदल रहा है, एक्स तो फिक्स है ना, तो यहाँ पर एक्स फिक्स है, मतलब एक्स इक्वल टू सी देख ली, सॉरी सी यहाँ पर लिख लिए, इक्वेशन वही यहाँ पर लिखा ही गया है कि वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये जो वाई है इस एक्सिस के पैरेलल लाइन ये वाला है, कि इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू सी होगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि इसमें फिक्स कौन है, 3 फिक्स है, ठीक है। ऐसे आप जाते रहेंगे तो आपको 3 3 मिलते रहेगा, मतलब 3 क्या है, सेकंड नंबर पर है, मतलब ये y का कोऑर्डिनेट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
y इज इक्वल टू 3 फिक्स है, यानी कि y इज इक्वल टू k फिक्स है, मतलब एक कांस्टेंट हो गया, एक फिक्स है, बदलेगा नहीं। ठीक है, अब इसका स्लोप कितना हो जाएगा, तो स्लोप आप इसका जानते हैं कि हाँ ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, परपेंडिकुलर है ना, तो स्लोप इसका नॉन डिफाइन हो जाए, सॉरी नॉट डिफाइन हो जाएगा। ये बातें आप पहले से जानते हैं। ठीक है, तीसरा में देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, क्या बोल रहा है यहां पर, बोला है अ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन हैज नो कांस्टेंट टर्म। मूल बिंदु जो होता है ना, जो ओरिजिन से कोई भी लाइन अगर पास कर रहा है, ये आप देखिए, ये है ओरिजिन, मूल बिंदु से अगर कोई भी लाइन अगर है ना गुजर रही है, अगर कोई भी लाइन पास कर रही है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कांस्टेंट नहीं होता है। पिछले लेक्चर में ये बात आपको बताए थे कि इसका जो इक्वेशन होगा ना, उसमें कांस्टेंट टर्म होगा ही नहीं। कि किस रूप में होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स रूप में। इसमें कांस्टेंट क्या आपको दिख रहा है, नहीं है, ये y है, ये x है, c नहीं दिख रहा है, होगा ही नहीं, कांस्टेंट नहीं होगा। आप पिछले लेक्चर में बताए तो थे, और जनरल टर्म के रूप में लिख सकते हैं एक्स प्लस बी वाई प्लस सॉरी बी वाई इज इक्वल टू 0, सी नहीं होगा, कांस्टेंट यहाँ पर नहीं होगा। और इस बात को हम बताए भी थे कि सपोज करिए ये जो लाइन है, अगर उसमें कांस्टेंट आ गया तो क्या होगा, तो वो सही नहीं होगा। जानते हैं क्यों, क्योंकि ये भी बताए थे यहाँ पर, देखिए तो 2x प्लस 3y, देख रहे हैं ना, इसमें जो ये 3 है ना, ये कांस्टेंट है, आ गया ना 3। अब देखिएगा, अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम एक लाइन उठाते हैं, ठीक है, ये इस लाइन को हम ले रहे हैं, ये क्या ओरिजिन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कोई इस लाइन का इक्वेशन सपोज करिए ये वाला है, ये वाला लाइन है ना, इसका इक्वेशन ये वाला है, इसमें कांस्टेंट टर्म है, ठीक, यही ना है कांस्टेंट टर्म। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन पास हो रही है, इस पर एक पॉइंट है ना जो कि 0,0 है, अरे यहाँ पर नहीं है, पर आप देख पा रहे हैं ना कि इस पर एक पॉइंट यहाँ पर ये वाला है ना 0,0, इस लाइन पर 0,0 एक पॉइंट है ना, तो जो 0,0 पॉइंट है, ये जो है ना, ये 0,0 जो यहाँ पर पॉइंट है ना, अगर इसको उठाकर यहाँ पर रखेंगे तो क्या ये सेटिस्फाई करेगा, बताइए। तो जैसा आपको मालूम है, हाँ सेटिस्फाई तो करेगा, क्योंकि इस लाइन का इक्वेशन ये वाला है, और इस लाइन पर एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन वाला पॉइंट है, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 है। इस 0,0 को अगर इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई तो करना चाहिए, इक्वल तो आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इस 0, एक्स के प्लेस पर भी 0, वाई के प्लेस पर भी 0, तो एक्स के प्लेस पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, वाई के प्लेस पर 0 रखेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा 3। तो ये तो 3 इज इक्वल टू 0 आ गया, तो क्या ये इक्वल हुआ, नहीं ना हुआ। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसमें कांस्टेंट होता ही नहीं है, इसमें नहीं होता। आप निकालेंगे तो, हम तो ऐसे बोले हैं ना, आप निकालेंगे तो आएगा ही नहीं, कांस्टेंट वाला टर्म नहीं आएगा। ओरिजिन से जो भी लाइन पास होगा ना, उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा। और रीजन क्या है, देख पा रहे हैं ना, सेटिस्फाई ही नहीं करेगा, ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि कोई भी
थर्ड वाले में क्या लिखा है कि रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी माना जा सकता है। पहले बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो पैरेलल लाइन्स होती है उसमें क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू b1 सॉरी a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 होता है। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के पैरेलल लाइन्स का इक्वेशन इस टाइप से माना जा सकता है। तो ये कैसे मान ले, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो पैरेलल लाइन्स होता है ना वो क्या होता है, कैसे पहचानते हैं। दो अगर इक्वेशन दे दिया जाए तो कैसे पहचानेंगे कि वो पैरेलल लाइन्स है। तो उसमें चेक किया जाता है ना a1 b1 c1 a2 b2 c2, याद है ना। क्या आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पर पैरेलल लाइन्स लिखा हुआ है जो कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर a1 बाई a2, सुनिए ध्यान से, अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 और इज इक्वल टू c1 बाई c2, यहाँ पर ये नॉट इज इक्वल टू नहीं रहता, अगर इज इक्वल टू रहता तो ये तीनों इक्वल हो जाता। और जिस सिचुएशन में तीनों इक्वल होता है ना उसमें क्या होता है, लाइन पैरेलल नहीं होती है। अगर लाइन इस टाइप से है ना तो इसी पर एक और लाइन हो जाएगा। इसमें क्या होता है, अगर दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, सुनिए, अगर दो इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, उन दोनों इक्वेशन में जैसे यहाँ पर लिखा गया ना 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर है 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा गया, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। अगर ये तीनों आ गया है ना, तीनों इक्वल आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो जाएगा, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन। तो ये बातें अभी हमें नहीं, यहाँ पर हमें पैरेलल लाइन्स के बारे में जानना है। तो पैरेलल लाइन्स के बारे में बस इतना बताना है कि इसमें जो है ना a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल होता है, c1 बाई c2 का पता नहीं, सॉरी पता नहीं क्या, वो अगर इक्वल हो गया तब तो समांतर होगा ही नहीं, पैरेलल लाइन्स नहीं होगा। अगर ये इक्वल हो जाएगा यहाँ पर तो ये पैरेलल लाइन्स नहीं ना होगा। तो इसका एक है, यहाँ पर क्या रूल है कि c1 बाई c2 मतलब c जो होता है ना, जो कांस्टेंट है वो नहीं मैच होना चाहिए। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 मैच होना चाहिए, ये दोनों जो है ना इक्वल होना चाहिए। c1 बाई c2 नहीं होना चाहिए, सीधी बात है, c1 बाई c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, तभी जाकर पैरेलल लाइन्स बोलेंगे। तो c1 बाई c2 का मतलब क्या है, यहाँ पर c का मतलब क्या है कि कांस्टेंट वाला जो टर्म है ना वो इक्वल नहीं होना चाहिए। बाकी उसके अलावा जो दो और होता है ना, दो और का मतलब क्या है कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि x के साथ जो कोफिशिएंट है और y के साथ जो कोफिशिएंट है इसमें भी ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बाकी ये कांस्टेंट इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गया ना इतना बात को, सॉरी इतने बातों को। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एक रेखा हमें मालूम है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सुनिएगा, एक रेखा हमें मालूम है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब इसके पैरेलल एक और लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, एक लाइन यहाँ पर है जो कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इसका इक्वेशन है, सुनिएगा, y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इस लाइन का इक्वेशन है। इसी लाइन के पैरेलल एक और लाइन यहाँ पर हमें खींचना है खुद से। वो बोल रहा है कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमें मतलब माना जा सकता है। मतलब आप क्या मानेंगे, एक लाइन अगर आपको पता है ना, तो फिर से पढ़ रहे हैं, देखिए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस डी माना जा सकता है। बोल रहा है ना कि ये मानने के लिए, तो इसको अभी समझ रहे हैं कि इसको ही क्यों, पहले समझिए। तो एक लाइन है जो कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 दिया हुआ है, बोला है कि इसी के पैरेलल एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिए, इसी के पैरेलल मतलब इस टाइप से, है ना, एक ड्रॉ करिए और इसका इक्वेशन बताइए। क्या आप क्वेश्चन को समझ गए? एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, एक और लाइन हमें ड्रॉ करना है, पैरेलल ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल, समांतर, इसके समांतर ड्रॉ करिए और उसका इक्वेशन लिखिए। तो उसका इक्वेशन y इज इक्वल टू 2x प्लस डी लिखा गया है। क्यों? तो जैसा कि अभी आपको मालूम है, अभी आपको कुछ देर पहले बताया है कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 अगर होगा तो वो पैरेलल लाइन होगा। तो देख लीजिए, चेक करके देखिए ना, यहाँ पर y के साथ कितना आपको कांस्टेंट दिख रहा है, कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 1। y के पास कितना दिख रहा है, देख कर बताइए ना, 1 दिख रहा है। इसमें कितना y के साथ दिख रहा है, 1 बाई 1, यहाँ पर बता दे रहे हैं। इन दोनों को आप चेक कर लीजिए ना, y का, देखिए सर हम कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है ना इक्वेशन जो लिखा गया है ना, ये इक्वेशन नहीं है, बट यहाँ पर जो है ना स्लोप के फॉर्म में लिखा गया है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो अब इसके लिए क्यों चिंता कर रहे हैं, इसमें इक्वल देखिए ना है या नहीं। तो y
y इसमें कितना है, y के साथ 1 है, 1/1 मतलब a1/a2। इसमें जितना है, सॉरी इसमें 1 है, इसमें 1, ठीक है, यहाँ पर a1/a2 लिख दिए। या फिर पहले आप इसी को लिख लीजिए, x को ही, अगर x को लिखना चाहते हैं तो हम पहले इसको लिख दिए। यहाँ पर अब इक्वल लगेगा या फिर नॉट इज इक्वल टू का साइन लगेगा, वो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 2x है, इसमें भी 2x है, तो x का साथ यहाँ पर कोफिशिएंट 2 दिख रहा है, इसमें भी x के साथ कोफिशिएंट कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है ना, तो ये दोनों तो डिवाइड हो जाएगा ना, तो यानी कि यहाँ पर b1/b2 आ जाएगा। समझे बात को, ये दोनों इक्वल हो गया ना। अब तीसरा को भी देख लेते हैं। c यहाँ पर कितना दिख रहा है, कांस्टेंट यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना दिख रहा है, d दिख रहा है। क्या ये इक्वल हुआ, नहीं हुआ। तो यही तो हमें चाहिए ना, यही तो हमें चाहिए था कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। समझ रहे हैं बात को। क्या रिलेशन क्या होता है, दो पैरेलल लाइन के इक्वेशन में, एक ये वाला लाइन है जिसका इक्वेशन, एक ये वाला लाइन है इसका इक्वेशन, दोनों लाइन के बीच में रिलेशन क्या होता है। रिलेशन बस यही होता है कि इसका a1, सॉरी इसका a1, इसके a1 यहाँ पर लिखिए और चेक करिए कि b1/b2 इक्वल आ रहा है कि नहीं। शायद ये गलत बोल दिए, इस टाइप से नहीं, कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, इसमें रिलेशन होता है कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है, दो समांतर रेखाएं के बीच में क्या रिलेशन होता है उसके इक्वेशन में, कि दोनों का, सॉरी यहाँ पर ये रिलेशन होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है, ये बताइए। क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि सब सेम हो जाए पर कांस्टेंट सेम नहीं होना चाहिए। सब सेम का मतलब क्या है कि x और y ही ना होता है, इक्वेशन में x और y होता है और एक कांस्टेंट होता है। क्या इसके अलावा और भी होता है, x और y और एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो सब कुछ यहाँ पर आपको सेम दिख रहा होगा, y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू mx, प्लस है यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर देखेंगे c है, यहाँ पर देखेंगे d है। समझ रहे हैं बात को। तो इसमें जो कांस्टेंट है ना वो c है, इसमें कांस्टेंट d है, मतलब अलग हो गया। और यही तो हमें चाहिए था कि a1/a2 आ जाए, और सॉरी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। इसमें भी अगर देखेंगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ जाएगा, पर c यहाँ पर सेम नहीं है और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि बोला है ना कि पैरेलल लाइन का इक्वेशन हमें लिखना है, और पैरेलल लाइन का इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे तो हमें रिलेशन भी तो पता होना चाहिए ना कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या रिलेशन होता है। रिलेशन नहीं होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए, दोनों का सेम होना चाहिए। c का कोई पता नहीं, सॉरी c का जो है ना, इस c इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें 3 है तो इसमें d है, अब d का वैल्यू निकाला जाएगा तो उसको क्वेश्चन में देखेंगे। आप यहाँ पर क्या आपको यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है वो समझिए। सॉरी ठीक है, आई होप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, ये कैसे लेना है, जो कांस्टेंट वाला टर्म है वो सेम नहीं होना चाहिए। पैरेलल लाइंस का रिलेशन ये नहीं होता है। ठीक है, समझ गए ना। तो आइए इसको अब देख लीजिए, परपेंडिकुलर वाला को देख लीजिए। क्या बोला है कि रेखा इतना y इज इक्वल टू mx प्लस सी, जैसे इसमें लिखा हुआ था y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इसके परपेंडिकुलर लाइन y इज इक्वल टू, इस टाइप से अगर आपको मानना होगा ना, अगर आपको मानना होगा, समझ रहे हैं ना, इसमें अगर मानना होगा ये माना जा सकता है। ठीक है, बस क्या ध्यान रखना है, सब सेम होगा, बस क्या ध्यान रखना है कि कांस्टेंट सेम नहीं होना चाहिए। ठीक उसी टाइप से इसमें क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है ना, ये तो पैरेलल था, तो इसमें ठीक है कि हाँ कांस्टेंट वाला सेम नहीं होना चाहिए। अगर सेम हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे, मतलब ये रेखा है, इसी रेखा के ऊपर एक और हो जाएगा। ठीक है, जबकि हमें तो यहाँ पर बोला है कि पैरेलल लाइन हमें चाहिए, तो पैरेलल लाइन में तो इस टाइप से होना चाहिए, एक ये वाला एक यहीं पर, मतलब है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी के अगर परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर मानना है, यहाँ पर फिर से आप समझ लीजिए कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जो कि हमें दिया गया है। सुनिएगा ध्यान से, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 जो कि हमें दिया गया है। बोला है कि इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर हमें एक लाइन ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर इस टाइप से होगा। ठीक है, लंबवत इसी टाइप से ना होगा, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर ये वाला लाइन लंबवत होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, समझ रहे हैं बात को। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो वो यहाँ पर बोला है कि माइनस में 1/m x प्लस डी हो मानी जा सकती है। तो इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पर माइनस में 1/m क्यों, बाकी सब तो ठीक है, यहाँ पर माइनस में 1/m क्यों। पहली बात कि समझे कि नहीं, जो बोल रहा है वो समझे कि नहीं, कि एक हमें दिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक हमें दिया हुआ है, इसका इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है।
उसके बाद बोला है कि इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के लंबवत एक लाइन खींचिए, ड्रॉ करिए और इस लाइन का इक्वेशन बताइए क्या होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो उसको यहाँ पर लिखा गया है कि उसी चीज़ को, मतलब इस लाइन का इक्वेशन जो है ना वो ये वाला होगा। तो इसको अब नीचे समझ लेते हैं कैसे ये बोला है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमें पहले से मालूम है, ठीक है, ये अभी खुद से लिया गया है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। ये जो है ना एक लाइन है जिसका इक्वेशन ये लिखा गया है, तो इसका इक्वेशन ये वाला लिखा गया है, तो इसका स्लोप बताइए। तो स्लोप बताने के लिए आप क्या करेंगे, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखा गया है, तो x के साथ में क्या है 2, तो 2 ही तो हो जाएगा ना। इसमें क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो ये खुद ही लिखा हुआ है, तो एम एक्स यहीं पर होता है, तो हमें m चाहिए, तो m कितना दिख रहा है 2, तो वह m इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब ये क्यों हम निकाले हैं, तो यहाँ पर समझिए, अभी ये m इक्वल टू 2 हो गया, और परपेंडिकुलर वाले, मतलब दो परपेंडिकुलर जो लाइंस होता है उसमें रिलेशन क्या होता है कि उन दोनों का जो स्लोप होता है ना, उन दोनों का जो स्लोप होता है उसका गुणनफल, उसका प्रोडक्ट, मतलब इस लाइन का प्रोडक्ट और इस लाइन का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। क्या आप इस बात को नहीं समझ पाए, इस लाइन का जो स्लोप होगा या फिर इस लाइन, सॉरी दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए, ठीक है। तो m1 के प्लेस पर 2 लिख दिया गया, जैसा कि ये पहले वाला लाइन है, दूसरे वाला लाइन को तो बोला ही है कि आप निकाल कर बताइए, तो पहले वाला लाइन ये वाला है, ठीक है, तो इस लाइन का स्लोप कितना आया 2 आया, तो यानी कि इसके नीचे 2 लिख दिया गया इनटू m2। क्या हमें m2 मालूम है, नहीं, m2 कहाँ मालूम है, इस लाइन का भी तो इक्वेशन ही नहीं पता है, कैसे बताएंगे स्लोप। तो m2 यहाँ पर लिख दिया गया, एज इक्वल टू में -1 है तो -1, यानी कि यहाँ से m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ये जो 2 है वो नीचे चला गया, तो -1/2 आ जाएगा। m2 इज इक्वल टू कितना है, -1/2। समझिए कुछ बात को, यहाँ से क्या बताना चाह रहे हैं, ये जो m2 इज इक्वल टू आया है ना -1/2, ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी लिखा गया है, ठीक है, कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक रेखा है ना, वो रेखा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के परपेंडिकुलर, इसके लंबवत, इस रेखा के लंबवत एक और रेखा जो कि इस टाइप से लिया जा सकता है, माना जा सकता है। कैसे, तो जैसे अभी हम निकाले हैं यहाँ पर, जिस लाइन का इक्वेशन हमें बताना है ना, इस लाइन का स्लोप कितना आया है, -1/2। तो एक चीज़ अब देखिए, क्या आपको दिख रहा है, m2 कितना था, m2 कितना था 2, पहले वाले लाइन का स्लोप कितना आया था 2, और दूसरे वाले लाइन का स्लोप कितना है -1/2। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, ये जो 2 है ना, 2 नीचे चला गया और 1 ऊपर चला गया, इसके नीचे भी तो होगा ना, ये जो 2 लिखा गया है 2/1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर माइनस का एक साइन लगा दिया गया, ये यहाँ पर हुआ, ठीक है, कि जो पहले वाला जो लाइन है ना, एक तो हमें दिया ही रहेगा, तो ये जो पहले वाला लाइन है ना, इसका इक्वेशन ये वाला है, इसका स्लोप, इक्वेशन से स्लोप निकाल लिए, स्लोप इज इक्वल टू 2 आया। तो जो दूसरे वाला लाइन है ना, इसका स्लोप कितना आएगा, इसका स्लोप कितना आएगा, स्लोप, तो उसको निकाल दिए हैं इस टाइप से इसमें रखकर, जैसा कि रिलेशन हमें पता है, तो m2 इज इक्वल टू -1/2 आया है। तो एक चीज़ यहाँ पर समझने लायक क्या है कि इसका 2 आया ना, तो इस 2 को 2/1 है यहाँ पर, ये जो 2 है ना, इसके नीचे तो 1 है ना, तो 2/1। अब इसको पलट दिया गया तो 1/2 हो गया, और एक माइनस का साइन लगा दिया गया। तो हम खुद से नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल नहीं, बस ऐसे बता रहे हैं कि इसको ऊपर, मतलब ये पलट दिया गया तो 1/2 आ गया और एक माइनस का साइन लगा दिया गया। ठीक उसी टाइप से यहाँ पर भी आप देखेंगे, और जिस टाइप से यहाँ पर है ना कि इसके नीचे जो 1 था उसको ऊपर भेज दिया गया और 2 नीचे आ गया, 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, माइनस का साइन, उसी टाइप से यहाँ पर भी एक रेखा का हमें इक्वेशन ये वाला मालूम है, दूसरे वाले रेखा का मानना है, तो y ही रहेगा, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या बोले हैं कि ये पहले वाले लाइन का स्लोप m है। सुनिएगा, पहले वाले लाइन का स्लोप यही ना स्लोप है, तो यहाँ पर कोई, अब यहाँ पर डिजिट तो है नहीं कि डिजिट बताना है, यहाँ पर तो एक, यहाँ पर m लिखा हुआ है, तो यहाँ पर स्लोप m है, तो दूसरा वाला जो मानेंगे उसमें स्लोप कितना होगा, इसके उल्टा होगा, इसके नीचे भी 1 होगा, तो 1 को ऊपर भेज दीजिए और m क्या हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन लगा दीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर तो लिखे ही हैं, एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, 4th में देखेंगे तो क्या लिखा गया है, रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y
प्लस C2 इज इक्वल टू 0। पैरेलल लाइन होगी, सुनिएगा सुनिएगा ध्यान से, अगर ये वाला और ये वाला अगर पैरेलल लाइन अगर होगी तो फिर A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू B1/B2 होगी। सीधी सी तो बात है ना, क्या बहुत भारी है? क्या है इसमें? एक ये वाला इक्वेशन है और एक ये वाला इक्वेशन है। बोला है दोनों अगर पैरेलल लाइन है, अगर ये दोनों समांतर है तो समांतर रेखाएं कब होती है? ये वाला है एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, इक्वेशन लिखा हुआ है पर किसी लाइन का ही ना इक्वेशन है, तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये दोनों क्या है? समांतर है। बोल रहा है इसमें, हम नहीं कर रहे हैं। अगर ये दोनों समांतर है तो दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा? तो अभी तो पिछले पेज में रिलेशन बताए हैं ना कि वो A1/A2 इज इक्वल टू में B1/B2 होगा। सीधी सी तो बात है, यही रिलेशन होगा। इसका जो A1 होगा, सॉरी A1/A2 और B1/B2 ये दोनों इक्वल होगा। इन दोनों में, इन दोनों का बात कर रहे हैं, इसमें और इसमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल होगा। बाकी C1 का पता नहीं, पता नहीं क्या, वो इक्वल ही नहीं होगा। अगर पैरेलल लाइन है तो उसमें इक्वल नहीं होगा, C1/C2 इक्वल नहीं होगा। इक्वल हो जाएगा तब तो आइडेंटिकल हो जाएगा ना, ठीक है। आइए यहाँ पर देखिए, इसमें बताया भी गया है कि निकाल लीजिए अगर आप निकालना चाहते हैं तो। इसका स्लोप कितना आएगा? इसका स्लोप कितना आएगा? M1 कितना आता है? यहाँ पर तो इस टाइप से लिखा हुआ है, तो x का कोफिशिएंट A1 दिख रहा है और y का कोफिशिएंट B1 दिख रहा है, यानी कि A1/B1 और माइनस लगा देंगे। याद है ना कि स्लोप कैसे निकालते हैं? कॉमा, जो सेकेंड वाला इक्वेशन है इसका स्लोप कितना हो जाएगा? स्लोप अगर देखेंगे तो इसमें x का कोफिशिएंट A2 दिख रहा है, y का कोफिशिएंट B2 दिख रहा है, तो A2 डिवाइडेड बाई B2 माइनस लगा देंगे। अब आपको क्या मालूम है? सुनिएगा, आपको क्या मालूम है अब कि जो लाइन पैरेलल होती है ना, जो लाइन समांतर होती है, उसका M1 सॉरी वो उसमें जो रिलेशन होता है वो M1 इज इक्वल टू M2 होता है। मतलब पहले वाला का स्लोप दूसरे वाले के इक्वल होगा, या फिर दूसरे वाला का स्लोप पहले वाले के इक्वल होगा। अगर पैरेलल लाइन है तो, समांतर रेखाएं हैं तो उसी चीज़ का यहाँ पर यूज किया गया। पहले वाला का स्लोप निकाल लिए, दूसरे वाला का स्लोप निकाल लिए, अब चेक कर रहे हैं कि दोनों का इक्वल है या नहीं। तो माइनस में A1 डिवाइडेड बाई B1, इसका यहाँ पर लिख दिए, इज इक्वल टू माइनस में A2 डिवाइडेड बाई B2, माइनस में A2 डिवाइडेड बाई B2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस खत्म, और A1 बाई, ये देखिए A2 दिख रहा है तो यहाँ पर नीचे बुला लिए, तो A1/A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर B1 है, B1 को ऊपर भेज दिए तो B1/B2। क्या आप ये देख लिए? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 देख लिए? तो नहीं क्लियर हुआ? तो अगर इस रिलेशन से आपको ये नहीं क्लियर हुआ, लग रहा है कि नहीं ये नहीं समझ में आया, तो हमें इससे ये बस समझाने के लिए लिए थे। अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसको छोड़िए। यहाँ पर तो समझ गए हैं ना कि अगर दो अगर लाइन है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगी? दोनों में क्या होगी? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होगी। सीधी बात है ना, ठीक है। रेखा इतना है एंड ये वाला परपेंडिकुलर लाइन होगी तो इसमें क्या होगा? अगर ये वाला और ये वाला दो रेखा है, अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो इसमें कौन सा रिलेशन होगा? ठीक है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों लंबवत है ना, लंबवत है, तो इसमें क्या होगा रिलेशन? तो जैसे हम इसमें निकाले हैं ना, उसी टाइप से इसमें भी निकाले हैं। कि ध्यान से सुनिएगा, लंबवत वाला तो शायद अभी नहीं देखे होंगे, इसमें क्या होता है आइए इसमें देखते हैं। इसमें M1 कितना आपको दिख रहा है? पहले वाले इसमें लाइन में इक्वेशन, पहले वाले लाइन का इक्वेशन है, इसमें M1 कितना दिख रहा है? x का कोफिशिएंट A1 दिख रहा है और y का कोफिशिएंट B1 दिख रहा है। A1/B1 माइनस लगा देंगे। सेकेंड वाला में देखिए, x का कोफिशिएंट A2 दिख रहा है, y का कोफिशिएंट B2 दिख रहा है। A2 डिवाइडेड बाई B2, सॉरी A2 डिवाइडेड बाई B2, माइनस का साइन लगा देंगे। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? नहीं होना चाहिए। बोला है कि परपेंडिकुलर लाइन होगी। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन होगी, बोला है ना परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइन में जो लंबवत रेखाएं होती है उसमें रिलेशन क्या बताया गया था? याद करिएगा एक एक चीज़ को, ठीक है, बता दे रहे हैं, उसके बाद याद कर लीजिए। अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन होगी तो इसमें क्या होगा? दोनों का जो स्लोप होगा उसका गुणनफल -1 होगा, -1 के इक्वल आएगा, है ना। तो पहले वाला का स्लोप कितना आया है? -A1/B1 माइनस A1/B1 मल्टीप्लाई, दूसरा वाला बोल रहा है तो दूसरा वाला यहाँ देखिए, माइनस में A2 डिवाइडेड बाई B2, माइनस में A2 डिवाइडेड बाई B2 इज इक्वल टू -1 -1। क्या आ जाएगा यहाँ से सॉल्व करेंगे तो?
इसमें अगर करेंगे तो A1 में B2 से A1 में अगर A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो A1 A2 हो जाएगा, माइनस ख़त्म। B1 में B2 से करेंगे तो B1 B2 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, B1 B2 को राइट साइड भेज देंगे, माइनस में B1 B2 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में A1 A2 बचा। ठीक है, तो A1 A2 माइनस में B1 B2 है, लेफ्ट साइड बुला लीजिए, प्लस में हो जाएगा B1 B2 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात है। इस रिलेशन से क्या हम ये वाला लिख सकते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिए हैं। इन दोनों के अगर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन होगी तो यदि ये वाला इज इक्वल टू इज इक्वल टू 0, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो बताया जाएगा। आप पहले इतना बताइए, क्या इस बात से आप सहमत हैं ना कि हाँ इसको वहाँ पर लिखा गया है, दो लाइन है, परपेंडिकुलर अगर होगी तो ये वाला होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वीं में बोला है कि रेखा x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन अगर x प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0 मानी जा सकती है। देखिए सर, इसमें जो है ना अब इक्वेशन के रूप में दिया है और पीछे वाला भी हम बता दे रहे हैं। इसी चीज़ को आपको याद होगा, अभी पीछे बताए थे कि एक दिया हुआ है तो दूसरे को कैसे मानना है। क्या करना है कि लास्ट वाला जो है ना, जो कांस्टेंट है उसको सेम नहीं रखना है, और इसी चीज़ को अब यहाँ पर इक्वेशन के रूप में दे दिया। देखिए बोला है ना, रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के पैरेलल लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस डी माना जा सकता है। तो आप यहाँ पर देखे भी थे, उस टाइम बोले भी थे कि यहाँ पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, स्लोप के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम कुछ अलग नहीं करेंगे, वही चीज़ रहेगा, कुछ अलग नहीं, बस इसमें जैसे लिखा है वैसे यहाँ पर लिख देंगे। वहाँ पर जैसे लिखा हुआ था उस टाइप से वहाँ पर लिख दिए थे, जैसे इसमें लिखा है वैसे यहाँ पर लिख दिए। इसमें लिखा है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब पैरेलल है यानी कि समांतर है, समांतर है मतलब ये वाला रिलेशन तो होना चाहिए, मतलब जितना पहले वाला का स्लोप होगा उतना ही दूसरे वाला का स्लोप होना चाहिए। और एक चीज़ और जो अभी सुनिएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2, ये होना चाहिए इनके बीच रिलेशन। ये वाला है ना, पहले वाला x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 कि अगर पैरेलल लाइन, अगर समांतर रेखाएं अगर हमें मानना है तो कैसे मानेंगे, तो यहाँ पर माना गया है। देखिए ये वाला मानी जा सकती है। अब क्या ये सही है तो इसको अभी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर a है, इसमें भी a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है। मतलब सुनिए A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 और c है, यहाँ पर d है, ये तो इक्वल नहीं हुआ, मतलब नॉट इज इक्वल टू C1/C2। बिल्कुल सही होगा ये। तो उसमें जैसा कि है ना वैसा ही यहाँ पर भी है, बस ध्यान क्या रखना है, लास्ट वाला कांस्टेंट वाला टर्म को ध्यान रखिएगा कि सेम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ पर ये क्या लिखा गया, M1 इज इक्वल टू माइनस में A/B, मतलब एक और रिलेशन जो कि आपको पता है पहले से कि अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका अगर स्लोप देखेंगे तो कितना दिखेगा, कितना दिख रहा है, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो A/B और माइनस का साइन। और दूसरे वाला का अगर देखेंगे तो यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, A/B माइनस, दोनों यहाँ पर भी सेम आया। तो इस टाइप से समझिए, तो या फिर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ गए। इसी टाइप से ये भी है कि रेखा x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के अगर परपेंडिकुलर, यहाँ पर भी उसी टाइप से लिखा हुआ है, अगर इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन अगर हमें मानना है तो हम ये वाला मानेंगे, इस टाइप से मानेंगे। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पर भी चेक कर ले रहे हैं, जैसे इसमें लिखे हैं वैसे यहाँ पर भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें इसका रिलेशन जानते हैं ना कि पैरेलल समांतर रेखाएं होता है तो M1 मतलब दोनों का स्लोप इक्वल होता है, बराबर होता है। इसमें क्या होता है, दोनों का स्लोप क्या होगा, मतलब जितना इसका स्लोप होगा उतना ही इसका स्लोप, जितना इसका स्लोप होगा ना तो इसका भी कुछ ना कुछ स्लोप आएगा। तो दोनों का स्लोप का गुणनफल अगर -1 आएगा तो ठीक है। यहाँ पर x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पहले लाइन, और इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन हमें ड्रॉ करना है जिसका इक्वेशन लिखना है। तो यहाँ पर लिखा गया है bx माइनस ए वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो दोनों का स्लोप पता करते हैं। पहले का स्लोप कितना है, यहाँ पर a दिख रहा है, यहाँ पर b दिख रहा है, A/B माइनस का साइन। ये दूसरा नंबर है जो खुद से लिया गया है। इसमें स्लोप कितना दिख रहा है आपको, x का b दिख रहा है और y का -a दिख रहा है, तो b/a। और माइनस यहाँ पर क्यों नहीं लगाया गया, क्योंकि पहले से यहाँ पर a के पहले माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा।
अब इन दोनों का मल्टीपल गुणनफल कितना आना चाहिए, m1 इंटू एम टू इज इक्वल टू -1। कर देख लीजिए, माइनस में a बाई बी है, b बाई ए से a डिवाइड, b से b डिवाइड, ओनली -1 बचेगा, तो -1 आ गया। ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, कैसे आप मानेंगे। ठीक है, हाँ हम समझ गए कि ये हम ले सकते हैं क्योंकि दोनों का स्लोप जो है ना आ गया। ये बातें आप पहले से जानते हैं, दोनों के बीच का रिलेशन, कि अगर परपेंडिकुलर लाइन है तो उन दोनों का जो स्लोप होगा उसका गुणनफल प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। अब बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, इसका मतलब है इसको ले सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में आएगा तो हम कैसे मानेंगे। तो यहाँ पर करना क्या है देख लीजिए एक बार, ये वाला पलट देना है, b को इधर ला देना है और a को इधर दे देना है। b को यहाँ पर लाएंगे x के पास तो bx हो जाएगा, bx हो गया, और a को इसके पास भेज देंगे तो ay हो जाएगा, ay। ठीक है, और यहाँ पर माइनस। ठीक है, अब फिर पूछेंगे कि माइनस कैसे। अब माइनस अगर यहाँ पर नहीं लिए रहते तो ये क्या इक्वल आता, इसका जो गुणनफल है वो -1 आता। सुनिए, अगर यहाँ पर अगर हम -1 नहीं माइनस में अगर ये नहीं लिए रहते तो ये माइनस में ए नहीं ना रहता क्या माइनस में। अगर हम यहाँ पर लिखते तो क्या लिखते, माइनस में b बाई ए, क्या ये लिखते कि नहीं, यहाँ पर हम बता रहे हैं। अगर हम यहाँ पर प्लस में लिखते हैं, अगर ये प्लस में लिखते ना तो क्या आता, जो स्लोप आता वो क्या आता, b बाई ए, और माइनस का साइन लगा दिया जाता है ना, b बाई ए माइनस का साइन। अब इन दोनों का, अब ये दूसरे वाला m2 मतलब इसका जो है ना इतना आया और इसका कितना आया था, माइनस में a बाई बी, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, माइनस में a बाई बी, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, b से b डिवाइड, a से a डिवाइड, माइनस माइनस प्लस, क्या बचा, ओनली 1 बचा। तो ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। अगर आप प्लस मानेंगे तो ये वाला रिलेशन आएगा ही नहीं, -1 आना चाहिए, क्योंकि परपेंडिकुलर जो लाइन होता है उन दोनों का स्लोप जो है ना -1 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लिखा गया है हमें जो 4,3 यदि 4,3 एंड 2, लैम्डा से पास होने वाली जो लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन है, y = 2x + 3 के परपेंडिकुलर हो तो लैम्डा हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पर समझिए क्या बोला है, यहाँ पर देखिए y = 2x + 3 के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन है जो कि y = 2x + 3 लिखे हैं। यदि 4,3 तथा एंड 2, लैम्डा से जाने वाली रेखा, मतलब सरल रेखा y = 2x + 3 के लंबवत हो तो, समझ रहे हैं बात को, y = 2x + 3 के लंबवत हो तो ये लाइन जो है ना y = 2x + 3 लिख दिए। अब इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन कैसे होगा, इस टाइप से होगा, समझ गए बात को। सरल रेखा y = 2x + 3 के लंबवत हो तो ठीक है, लंबवत कैसे होगा, y = 2x + 3 ये वाला हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर बोला है तो लंबवत यहाँ पर इस टाइप से हो गया, इस रेखा के लंबवत यही ना रेखा हुआ। ठीक है, तो बोला है 4,3 एंड 2, लैम्डा से जाने वाली रेखा, 4,3 2, लैम्डा से जाने वाली पास होने वाली रेखा, सरल रेखा इतना के लंबवत है। ठीक है, इतना से पास होने वाली जो ये रेखा है ना वो क्या है, इस पर लंबवत है, इस पर परपेंडिकुलर है, इस रेखा पर परपेंडिकुलर है, सॉरी मतलब इस रेखा के परपेंडिकुलर है। हमें लैम्डा बताना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ से सुनिएगा ध्यान से, ये जो है ना इस लाइन का इक्वेशन है, तो आप यहाँ से आपका m यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर इसको हम m2 बोल रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 दिख रहा है ना, 2। अच्छा सीधी तो बात है, इसका स्लोप क्या आएगा 2, और ये जो लाइन है इसका हम m1 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका स्लोप m1 है। अब इसका पता नहीं ना है, तो नहीं पता है तो ठीक है, हम कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं पता है। y = 2x + 3, इसका स्लोप जो है ना वो 2 हो गया, और इस रेखा पर 2 पॉइंट्स दिया हुआ है जो कि 4,3 है और 2, लैम्डा है इस लाइन पर। तो बोला है लैम्डा बताने के लिए, तो कैसे बताएंगे, इस इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है इसका तो यहाँ पर स्लोप 2 आया। अब ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है इस पर 2 पॉइंट्स है, 4,3 और 3, लैम्डा 2, लैम्डा। तो आपको पता है ना
कि एक रेखा पर, एक लाइन पर अगर 2 पॉइंट्स है तो इससे m पता किया जा सकता है। सुनिएगा ध्यान से, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो इसका यूज यहाँ पर कर लेते हैं, सीधी सी तो बात है। अरे लेमडा ही ना बताना है तो लेमडा कैसे बताएंगे? लेमडा कहाँ है? लेमडा यहाँ पर है ना, तो इस लाइन पर लेमडा हमें दिख रहा है ना, इस लाइन पर हमें लेमडा दिख रहा है। अब इस लेमडा का वैल्यू कैसे आएगा, तो पहले तो सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 4,3 है, यहाँ पर 2, लेमडा है, 2 पॉइंट्स दिख रहा है। इन दोनों पॉइंट्स दोनों पॉइंट्स से हम जानते हैं कि यहाँ से हम m पता कर लेंगे, है ना। यहाँ से m पता हो जाएगा ना। कैसे m पता कैसे करेंगे? अभी तो बोले है ना y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 का यूज कर लेंगे जब 2 पॉइंट्स में पता रहता है। तो m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1 निकाल रहे हैं, इसका स्लोप ही ना होता है m। अब y2 माइनस y1, y2 कितना दिख रहा है? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यानी कि y2 जो है ना लेमडा है, लेमडा माइनस y2 माइनस y1, y1 इसके ऊपर वाला होगा 3, x2 माइनस x1, x2 ये वाला है 2 माइनस 4। समझ में आ गई बातें? ठीक। अब सुनिए, फिर से बता रहे हैं, शायद कुछ गलत बोल दिए होंगे। इसका स्लोप जो है ना 2 आया। इस लाइन का स्लोप हमें मालूम नहीं था क्योंकि इसका इक्वेशन हमें नहीं दिया था, केवल पॉइंट्स दिया हुआ था। तो इससे हम क्या किए हैं, यहाँ से हम क्या किए हैं, जैसा कि हमें पता है कि 2 पॉइंट्स पता है तो स्लोप निकाल लेंगे। तो स्लोप निकालने के लिए क्या किए हैं, स्लोप निकालने के लिए, m निकालने के लिए हमें पता है ना कि जब 2 पॉइंट्स रहता है तो निकाल लेते हैं, स्टेप से निकालते हैं ना, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। इसका मतलब है कि इस लाइन का जो स्लोप आया वो ये वाला आया और इस लाइन का स्लोप ये वाला आया। अब क्या याद करेंगे आप? पहले वाला अब याद करिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 के परपेंडिकुलर हो तो लेमडा का वैल्यू। तो परपेंडिकुलर होने के लिए, है ना, ये दोनों लाइन क्या है ना, मतलब इस लाइन के ऊपर ये वाला लाइन जो है ना परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच कौन सा रिलेशन होगा? दोनों का जो m होगा ना, जो दोनों का स्लोप होगा वो क्या होगा? समझ में आ गई बातें? नहीं आया समझ में? यही तो रिलेशन होता है ना। कितना अच्छा, यहाँ पर इसका m पता किए, इस लाइन का m, इस लाइन का m पता किए। दोनों जब पता हो गया तो हम सोचें कि अब दोनों के बीच रिलेशन क्या है। बोला है यहाँ पर परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं ना बोला है। समांतर अगर बोला रहता तब क्या होता, दोनों का इक्वल, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 का यूज करते। पर यहाँ पर बोला है परपेंडिकुलर, यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 आना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। तो रख लेते हैं, m1 के प्लेस पर कितना रखें, लेमडा माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4। यहाँ पर देखिए m1 -2 हो जाएगा, है ना। m2 कितना दिख रहा है आपको? m2 कितना है? m2 का मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है? 2, और ये क्या है? मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू में माइनस का 1। क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और माइनस से ये वाला माइनस यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा अब? लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 1, यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, यदि रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू लेमडा x प्लस 5 के पैरेलल रेखा है तो लेमडा का वैल्यू। कितना इजी है ना। 2 रेखा आपको मालूम है, दोनों का स्लोप पता करिए, दोनों के स्लोप को सुनिएगा ध्यान से, दोनों का स्लोप पता करिए और दोनों के स्लोप को इक्वल कर दीजिए। जब दोनों के स्लोप को इक्वल करेंगे, यही तो पैरेलल का रूल के, पैरेलल जो होता है, जो 2 लाइन पैरेलल होता है, उस दोनों के बीच क्या रिलेशन होता है कि दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है। तो निकाल कर बताइए तो कितना आंसर आ रहा है, निकालिए तो लेमडा का वैल्यू।
आई होप बना लिए होंगे, चलिए बनाते हैं। इसका कितना होगा m1, सॉरी ये एक इक्वेशन है, मतलब ये एक लाइन है, एक लाइन है। इस लाइन का स्लोप कितना होगा, दिख रहा है ना यहाँ पर, x के साथ 2 है। इसका कितना दिख रहा है, x के साथ लेमडा है। कितनी भारी बात हुआ ना, सॉरी m1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू लेमडा दिख रहा है। यानी कि क्या हो जाएगा, हमें पता है कि जब पैरेलल होती है तो m1 और m2 बराबर होता है। m1 इज इक्वल टू m2 और m1 कितना दिख रहा है, 2, ठीक है। यानी कि लेमडा इज इक्वल टू 2 आ गया। आई होप यही आया होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, यदि रेखा y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड y इज इक्वल टू लेमडा x प्लस 5 परपेंडिकुलर रेखा है तो लेमडा क्या होगा। बनाएंगे, बनाइए, स्लोप पता करिए, और यहाँ पर परपेंडिकुलर बोला है तो परपेंडिकुलर का रिलेशन आपको मालूम है। चलिए बनाइए। तो आई होप बना लिए होंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। m1 कितना है, m1 कितना दिख रहा है आपको, x के साथ 2, कितना दिख रहा है, लेमडा। पर यहाँ पर तो इस टाइप से आया, ठीक है, वही चीज़ आया जो इसके पहले वाले में। पर यहाँ पर आप देखेंगे परपेंडिकुलर लिखा हुआ है। परपेंडिकुलर का देखते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर का रिलेशन क्या होता है इसमें, वही बात है, ठीक है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन से, सॉरी इस क्वेश्चन का बनाइए। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। लेमडा बताइए, ध्यान रखिएगा पैरेलल बोला है। आइयो बना लिए होंगे, चलिए बनाते हैं। m1 कितना दिख रहा है, सुन रहे हैं, समझिए। यहाँ पर m1 नहीं, यहाँ पर देखिए ये किस रूप का है और उस रूप का यूज करिए। इक्वेशन के रूप में लिखा हुआ है उसी का यूज करेंगे। देखिए किसके जैसा है वो, इसके जैसा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या इसके जैसा, उसका इक्वेशन देखिए, y इज इक्वल टू m1x प्लस c1 है क्या, नहीं। क्या इस रूप में है, नहीं। इसमें तो ऐसे मानना था, ये माना जा सकता है, तो उसमें तो मानने के लिए कुछ बोला नहीं है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए पैरेलल लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इस रूप में वो वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या बोला गया था, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। अब आप इस बात को समझिए कि कहाँ पर किसका यूज करना है, कहाँ पर m1 इज इक्वल टू m2 का यूज करना है। देखिए बातों को सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। केवल यहाँ पर हम नहीं बोल रहे हैं, कुछ पिछले वाले पेज का भी बता रहे हैं कि केवल m1 इज इक्वल टू m2 का ही यूज नहीं करना है। उसी टाइप से इसमें भी केवल m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 का यूज नहीं करना है। जहाँ पर जैसा होगा, इसीलिए तो इतना पॉइंट्स लिखाया गया ना,
टोटल 5 पॉइंट्स लिखाया गया है, सबका अपना अपना यूज है, तो इसका यूज वहाँ पर करेंगे। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पर लिख देते हैं। क्या दिख रहा है यहाँ पर? a यहाँ पर 2 है, लेमडा है, b1 3, b2 6, लेमडा क्या आ जाएगा? समझ में आया? ठीक है, इसमें का आपको याद है? चलिए बता देते हैं। इक्वेशन को ध्यान से पहले देखिए। 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, लेमडा x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 है। तो ये देखिए रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 परपेंडिकुलर लाइन होगी, तो फिर इसका यूज करेंगे। a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या करेंगे यूज? चलिए जल्दी से इसमें पुट करके हमें आंसर बताइए। तो कितना है इसमें? a1 इसमें 2 दिख रहा है, लेमडा दिख रहा है, b1 b2, 2 लेमडा 18। ठीक है, आइए अगला देखिए। नेक्स्ट जो बोला है वो बोला है रेखा y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 के पैरेलल वह लाइन फाइंड करना है जो पॉइंट 7,9 से गुजरती है। थोड़ा इसको समझिए। अभी देखिए ये दो लाइन्स हैं। क्या बोला है कि y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 के समांतर वह रेखा, सुन रहे हैं बात को? एक हमें लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज करिए ये वाला जो है ना हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x माइनस 5, इस इक्वेशन का ये वाला लाइन हमें दिया हुआ है। बोला है इस लाइन के समांतर पैरेलल हमें एक और लाइन फाइंड करना है। पैरेलल वह रेखा ज्ञात करना है, मतलब हमें रेखा तो ज्ञात करना है ना, जो पॉइंट 7,9 से गुजरती है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 7,9 यहाँ पर हम दे देते हैं। अब इसका यूज क्या आएगा उसको बताया जाएगा। आप पहले इतना पहले बताइए, क्या ये समझ गए इस बात को कि एक रेखा यहाँ पर दिया हुआ है, बोला है इस रेखा के पैरेलल एक और रेखा आप बताइए, आपको बताना है, फाइंड करना है, इसके इक्वेशन को आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस रेखा के इक्वेशन को आपको फाइंड करना है। ठीक है, और एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर 7,9। इसको छोड़िए ना, आप हम बात सुनिए ना, ये एक लाइन है, इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल एक और आपको लाइन, इस लाइन के पैरेलल है ना समांतर एक और आपको लाइन फाइंड करना है और उसका इक्वेशन आपको बताना है। ठीक है, और पॉइंट 7,9 दिया हुआ है। तो इसके आगे क्या करेंगे? मान अब पैरेलल लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस d है। जैसा कि आपको बताया गया था, यहाँ पर खुद बोल रहा है ना कि पैरेलल लाइन हमें फाइंड करना है। तो जब भी हमें फाइंड करने के लिए बोला तो क्या, चलिए पीछे बता देते हैं। y इज इक्वल टू एक हमें दिया हुआ है ना, और इसके पैरेलल एक हमें फाइंड करना है, मतलब उसका इक्वेशन बताना है, और एक पॉइंट हमें दिया हुआ है। तो पहली बात कि हमें एक लाइन हमें बताना है ना, एक लाइन को हमें फाइंड करना है उसके इक्वेशन को। तो कैसे मानना है उसके लिए बताया गया था ना कि जब भी पैरेलल बोलेगा तो सी को सेम नहीं करना है। सी समझ रहा है ना, इस 5 और सब सेम हो जाए, सी नहीं होना चाहिए कांस्टेंट वाला। तो यहाँ पर भी तो हम कुछ और नहीं लिए हैं, आप खुद यहाँ पर देख रहे हैं y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 है, y इज इक्वल टू 3x दिख रहा है ना। क्या इसमें हमें कोई चेंज करना है? नहीं करना है। a1 y a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो सेम ही रखना है। y इज इक्वल टू 3x, तो इसमें भी देखिए y इज इक्वल टू 3x, इसमें
सी वाले मतलब कांस्टेंट वाले टर्म को यहाँ पर डी लिख दिए हैं, क्योंकि हमें वो सेम नहीं रखना रहता है। सेम हो जाएगा तो वो आइडेंटिकल हो जाएगा, जिसके रीजन पैरेलल रेखाएं नहीं हो पाएगा, उसमें एक के ऊपर एक हो जाएगा। ठीक है, क्या बात को समझे? अब पीछे लेकर हम बता दे रहे हैं कि वहाँ पर क्या बताया गया था। ये तो बात को समझ गए हैं ना कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तो मतलब इन दोनों को सेम रखना है, तो इन दोनों को यहाँ पर सेम ही रखे हैं, और ये तीसरा वाला को जो कांस्टेंट है उसको अलग कर दिए हैं। अरे सीधी सी तो बात है ना, पैरेलल बोला है ना, मतलब इसके पैरेलल एक और लाइन हमें ड्रॉ करना है। तो पैरेलल दो रेखाएं पैरेलल कब होगा पैरेलल? जब इसका इसका A1 इसके A1, मतलब सीधी बात यहाँ पर इसका रिलेशन क्या बताया गया था कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। तो ये होने के लिए क्या होना चाहिए? ये होने के लिए जब हमें इसका इक्वेशन मालूम है y इज इक्वल टू 3x - 5, तो इन दोनों को तो सेम रखना होगा। अरे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो यही ना है, ये तो C1/C2 हो जाता है ना, ये तो C1 है ना, कांस्टेंट वाला को ही तो अलग करना है। तो उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, तो ये वाला माने हैं y इज इक्वल टू 3x + d है। ठीक है, कांस्टेंट वाला को अलग किया। अब आपको एक बात पता होगा, यहाँ पर देखिए बिंदु 7,9 से गुजरती है। हमें जो पैरेलल लाइन हम जो निकालेंगे ना, जो फाइंड करेंगे, ये 7,9 से पास होती है। तो 7,9 से पास होती है, तो आप यहाँ पर देखिए ना, सीधी बात है कि एक लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन यहाँ पर अभी लिखे हैं y इज इक्वल टू 3x। यहाँ पर देखिए ना y इज इक्वल टू 3x + d। अब इस पर एक 7,9 क्या है, एक पॉइंट है। अब इस 7,9 को अगर इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करना चाहिए। ये बात सही है, तो इसमें चलिए रख देते हैं। अब इस रखने से क्या होगा, हमें d का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर इसको जो है ना इसमें रखेंगे तो d का हमें पता चल जाएगा। तो d क्या होगा, है ना, ये हमें पता चल जाएगा। तो 3x + d, तो y यहाँ पर ये वाला x है, ये वाला y है। 7 9, 7 जो है ना x के प्लेस पर, तो उससे पहले y कितना है, 9 है। देखिए यहाँ पर ये y के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर 9, यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर तो लिखे ही हैं y इज इक्वल टू 3x + d, y के प्लेस पर 9 3x है, x का प्लेस पर 7, 3 × 7 प्लस में d, 9 इज इक्वल टू 3 7 जा 21 प्लस में d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -12। अतः रेखा जो होगा y इज इक्वल टू 3x - 12 होगी। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्या हमें ये सेटिस्फाई थोड़ी है ना, यहाँ पर ये थोड़ी है ना देखेंगे कि दोनों इक्वल आया या नहीं। हम ये कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें इस रेखा का इक्वेशन फाइंड करना है। क्वेश्चन तो ये है ना कि इस रेखा का इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखिए, बोला है रेखा y इज इक्वल टू 7x + 4 के परपेंडिकुलर वह रेखा फाइंड करिए जो ओरिजिन से गुजरती है। पहली बात आपको ये याद होना चाहिए कि परपेंडिकुलर में कैसे माना जाता है। एक रेखा हमें दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर एक और रेखा हमें मानना है, तो उस रेखा का इक्वेशन क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं। पता है, सुनिए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो बोला था ना, जो रेखा था ना, वो रेखा कहाँ से पास हो रहा था, 7,9 से। इसमें क्या बोला है कि ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से गुजरती है। 0,0 मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो होगा ना वो 0,0 होगा। ठीक है, एक लाइन का इक्वेशन हमें दिया हुआ है, दूसरा लाइन हमें फाइंड करना है, पर यहाँ पर बोला है कि वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो फिर मानेंगे कैसे, परपेंडिकुलर में क्या होता है, ये देखिए परपेंडिकुलर वाला, ये राइट साइड वाला, ये सब परपेंडिकुलर का है। रेखा y इज इक्वल टू mx + c ये हमें दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन यहाँ पर जो कि खुद से माना गया है। आपको बोले भी थे कि जो यहाँ का स्लोप होता है ना, उस स्लोप के नीचे जो 1 होता है उसको ऊपर भेज दिया जाता है, बाकी नीचे m आ जाता है। ऊपर वाला m नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन लगा देना है। ठीक है, इसको मानी जा सकती है। तो चलिए इसको लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा जगह है ना, पहले ही क्वेश्चन लिख दिया गया था। ठीक है, और जगह बहुत कम है इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा, हम बताते हैं। यहाँ पर माना परपेंडिकुलर लाइन है ना, एक और जो परपेंडिकुलर मानना है ना, एक दिया हुआ है, एक जो है ना दिया हुआ है, देखिए एक दिया हुआ है, इसके ऊपर ये वाला मानना है। इसका जो है ना इक्वेशन ये वाला दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 7x + 4 ये दिया हुआ है, इसका हमें मानना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी आपको बताए हैं क्या करेंगे। यहाँ पर y इज इक्वल टू 7x + 4 है, तो सब कुछ सब क्या सॉरी यहाँ पर देखिए
y है तो y तो रखेंगे ही। यहाँ पर क्या होता है देखिए सर, इसको प्रूफ करवा दिए हैं। 7x डिवाइड 7x लिखा है ना, तो इसका उल्टा हो जाएगा। 7 के नीचे 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, तो 1/7 हो जाएगा और माइनस का साइन लगा दिया जाएगा। यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर d लगा दिए, है ना, सेम नहीं होना चाहिए है। ठीक है, ये हम मान लिए, इसको माने हैं। ठीक है, सेकेंड वाला परपेंडिकुलर है ना, इस लाइन के ऊपर ये वाला परपेंडिकुलर है, इसी का हम निकालना चाह रहे हैं। तो निकालने के लिए क्या किए हैं, पहले माने हैं और इसके बाद क्या हमें यहाँ पर बोला है कि वो जो जिस लाइन को आप निकालना चाहते हैं ना, जिस लाइन को आप फाइंड करना चाहते हैं, इस लाइन का इक्वेशन ये जो है ना ओरिजिन से गुजरती है। और बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ ओरिजिन से गुजरती है। ठीक है, ओरिजिन से वो गुजरती है, ओरिजिन से पास होती है। तो ओरिजिन का क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स 0,0 होता है। तो लाइन जो है ना वो ओरिजिन से गुजरती है, तो 0,0 को इसमें रख देंगे, तो y के प्लेस पर भी 0 और x के प्लेस पर भी 0। तो y के प्लेस पर यहाँ पे देखिए 0 रखा गया है। -1/7 मल्टीप्लाई 0, -1/7 मल्टीप्लाई 0, प्लस में d है, प्लस में d, यानी यहाँ से d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये सब तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब इस 0 को इस इक्वेशन में रख देना है ना। ये रखने से क्या होगा, d का वैल्यू आ जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप लिख दीजिएगा ऐसे कि इक्वेशन में d इज इक्वल टू 0 रखने पर। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या, इसको भी अगर आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा, थोड़ा ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ड्रॉ कर रहे हैं, ये कोई मॉड नहीं है। x + 7y, ठीक है, x + 7y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। y को जो है ना, सॉरी 7 को जो है ना इधर भेज दिए, तो 7y मतलब x + 7y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला जो बोला है वो है कि रेखा इतना के पैरेलल बोला है, पैरेलल वह रेखा ज्ञात करो जो इतना से गुजरती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी पहले हमें मानना होगा। तो माना पैरेलल जो रेखा है, पैरेलल रेखा क्या होगा, अब यहाँ पर पैरेलल बोला है तो पैरेलल बोला है यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो सेम होना चाहिए। तो यानी कि a1/a2 और b1/b2 मतलब 3x + 4y, तो इसमें भी होना चाहिए। ठीक है, ये पैरेलल बोला है तो पैरेलल बोला है मतलब इस टाइप से। ठीक है, पैरेलल होना चाहिए। तो सपोज करिए ये वाला हमें दिया हुआ है, इसका हमें निकालना है, तो इसका निकालना है तो क्या करेंगे, तो मतलब दोनों में रिलेशन क्या होता है, दोनों में पॉसिबल कैसे है, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो 3x + 4y + d इज इक्वल टू 0, d जो है ना ये मतलब सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है, एक चीज़ इसमें दिया है कि ये भी जो है ना, जिस रेखा को हम फाइंड करना चाहते हैं, ये वाला रेखा, ये भी ये जो है ना 3,4 से गुजरती है। 3,4 से, यह रेखा 3,4 से गुजरती है, तो 3,4 से गुजरती है तो इसको इसमें रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें रख देते हैं। तो x के प्लेस पर 3, y के प्लेस पर 4, x के प्लेस पर 3 यानी कि 3 × 3, y के प्लेस पर 4, 4 × 4 + d, 4 × 4 + d इज इक्वल टू 0, 3 3 × 9 प्लस 4 4 × 16 प्लस d इज इक्वल टू 0। 16 और 9 25 होता है, राइट साइड में जाएगा, d इज इक्वल टू -25 हो जाएगा। लाइन ड्रॉ, रेखा के समीकरण में d का वैल्यू पुट करिए, हो गया हमारा, रेखा निकल कर आ गया, सॉरी रेखा का जो इक्वेशन है वो आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। लास्ट क्वेश्चन है, इसको बनाकर लाइएगा। ठीक है, थैंक यू।